तो जिन बच्चों ने मेरे वीडियो के 3 पार्ट देखे हुए हो काफ़ी हद तक इस चौथे पार्ट को अपने आप से कनेक्ट कर पाएंगे। और इस पार्ट के अंदर हम आपको ये बताना चाहते हैं, अगर आप यूट्यूब चैनल पे नए हैं और चीज़ों पे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर इन सभी चीज़ों के साथ जुड़ने की कोशिश करेगा। जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक पेज है और टेलीग्राम पे हम अपने नोट शेयर करते रहते हैं, तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा आपका ट्विटर है, अगर आप ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो अगर आपने वीडियो के 3 पार्ट देखे हैं तो बस मैं आप सभी से एक छोटा सा दरख्वास्त चाहूँगा, छोटा सा क्वेश्चन का आंसर चाहूँगा। तो वीडियो में आप इन 3 क्वेश्चनों का आंसर सबसे पहले देने की कोशिश करिएगा। नंबर 1 है व्हाट वाज द नेम ऑफ एकलव्य फादर। आपको याद होगा मैंने ये दिखाने की कोशिश करी थी कि वर्ण व्यवस्था के अलावा भी समाज में ऐसे लोग होते थे जो वर्ण व्यवस्था के अंदर नहीं आते थे, जिसमें से एकलव्य था, जो एक मैं कह सकता हूँ फॉरेस्ट में रहने वाला बच्चा था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि एकलव्य के फादर का नाम क्या है, तो आपको ये बताना है, ठीक है। उसके बाद हु वाज द सन ऑफ भीम एंड हिडम्बा। तो हिडम्बा और भीम का बेटा जो था उनका नाम क्या था, क्योंकि आपको ये भी एक जानने को मिलेगा महाभारत के अंदर की वर्ण व्यवस्था के अंदर आप नोटिस करेंगे कि जो हिडम्बा और भीम थी उनकी शादी हुई थी और शादी के बाद उनसे एक बच्चा हुआ था। तो ये भी एक क्वेश्चन है, पेपर के अंदर पूछा गया है। दूसरा यहाँ पे ये बताया गया है कि हु सीज द द्रौपदी बाय हर हेयर एंड ड्रैग्ड इनटू द कोर्ट। आपको याद होगा कौरव और पांडवों के बीच में एक तरीके का डाइस वाला गेम चला था और उसके थ्रू आपको पता है कि किसी एक महिला को क्या कहते हैं पूरे कोर्ट के अंदर बाल पकड़ के घसीट कर दरबार में पेश किया गया था। तो आपको बताना है द्रौपदी जो थी, किसने द्रौपदी को मतलब सर पकड़ के और बाल खींचते हुए कोर्ट में लेके आया था। क्यों? क्योंकि वो गेम हार चुके थे। अब वो कौन हार चुके थे आपने वीडियो के पहले ही पार्ट देखे हुए हैं आई होप, और आपको ये समझ में आ गया होगा। सो लेट मी स्टार्ट विद दिस पॉइंट। आप सभी ने पहले पढ़ लिया होगा बियॉन्ड। अब यहाँ पे हम बात करेंगे बियॉन्ड द 4 वर्णास। मतलब हमने ये देखने की कोशिश करी थी कि हमारे समाज के अंदर 4 वर्ण होते थे। 4 वर्णों के अलावा भी हमने कुछ ऐसी वर्ण व्यवस्थाएं देखी जिन्हें हम जातियों में कन्वर्ट करते थे, और जातियों के अलावा फिर हमने ये देखने की कोशिश करी थी कि जिनको हम जातियों में भी नहीं रख सकते थे। और यहाँ पे कुछ वर्ण व्यवस्थाओं से भी परे कुछ ऐसे लोगों को रखा गया था जिन्हें हम अनटचेबल बोलते हैं। आपको पता है कि यूपी बिहार जैसी जगहों पे अभी भी बहुत से लोगों के साथ अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ों का व्यवहार किया जाता था, लेकिन समाज के अंदर उस टाइम पीरियड पे ब्राह्मणों ने कुछ ऐसे कामों की सूचियां बनाई थी जो ये कहा जाता था कि इस कैटेगरी का काम समाज के इस वर्ग के लोग ही करेंगे, तो उन्हें हम कहीं ना कहीं अनटचेबल बोलेंगे। तो देखिए ब्राह्मण लोग वैसे भी अपने आप को सबसे ऊपर रखते थे सामाजिक श्रेणियों के अंदर, और वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग आप नोटिस करेंगे उन्होंने समाज में काम भी बांट दिए और ये कहा गया कि ये काम सिर्फ और सिर्फ इसी वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग होगा या यही वर्ण व्यवस्था का जो व्यक्ति होगा समाज में काम कर सकेगा। तो यहाँ पे चांडाल लोग आप देख सकते हैं, मैंने इन इमेज का इस्तेमाल करा है, तो डर मत जाइएगा देख के, लेकिन बस आपको समझाने की कोशिश करी गई है। दूसरा आपको पता है कि क्योंकि ये सारी चीज़ें किन्होंने बनाई थी, ये सारी की सारी चीज़ें ब्राह्मणों ने बनाई थी, तो इसीलिए वो अपने आप को प्योर, अपने आप को बोलते थे हम लोग पवित्र हैं, शुद्ध हैं। और इसीलिए आप देखेंगे अनुष्ठान जैसे काम, रिचुअल जैसे काम, यज्ञ कराना, पूजा करना, पढ़ाई करना, ऐसे काम आप देखेंगे कि वही लोग किया करते थे जो अपने आप को समाज में सबसे ऊपर पाया करते थे। तो इतना सा आपको समझ में आ गया होगा कि समाज के अंदर महाभारत के टाइम पीरियड में वर्ण व्यवस्था के अलावा भी ऐसे कुछ कामों को डिवाइड किया जाता था जो शूद्र लोग भी नहीं करते थे। शूद्र से भी निचली जाति या शूद्र से भी निचले क्रम में रहने वाले लोग जो थे जो किया करते थे। तो काम के हिसाब से इंसानों को टचेबल और अनटचेबल यानी कि प्योर और इम्प्योर बनाया गया, वो आप समझेंगे। तो यहाँ पे आपकी बुक के अंदर कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश करी गई है। आप ये देख सकते हैं पिक्चर लगभग क्या कहते हैं, ये बोधिसत्व इससे रिलेटेड है। अब ये गांधार के अंदर ये स्टैचू मिला है, कहीं ना कहीं लोगों ने इसको क्या कहते हैं चांडालों से भी कंपेयर करने की कोशिश करी गई है। क्यों? क्योंकि मनुस्मृति, क्योंकि शुरुआती समय में वो भी एक तरीके का ग्रंथ था, तो मनुस्मृति के अकॉर्डिंग ये चीज़ें बोली गई थी कि जो चांडाल लोग होते थे उनके कर्तव्य थे। चांडाल लोगों का कर्तव्य क्या था? इनका काम था लाशों और मृतक जानवरों को संभालना और सम्मिलित करना। ऐसे कार्य का काम सिर्फ और सिर्फ चांडालों का होता था, इसलिए उन्हें चांडाल कहा जाता था। मतलब हैंडलिंग कॉर्पस ऑफ डेड बॉडीज, मतलब आपको देखना है मरे हुए जानवरों का और डेड बॉडीज का,
उनको जलाना, उनको दफनाना, उनके कपड़ों, मरे हुए कपड़ों को मतलब जो उनके कपड़े होते हैं उन्हीं को पहनना, तो ये काम किनका होता था? चांडालों का होता था। तो इस समाज के अंदर अनटचेबल माने जाते थे। तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर उन लोगों को गांव के बाहर रहने के लिए बोला जाता था कि आपको गांव के बाहर रहना है। और आप देखेंगे कि जो मृतकों के द्वारा, जो मरे हुए लोग होते थे, उनके द्वारा जो कपड़े मिलते थे और क्या कहते हैं, उनके द्वारा जो ज्वेलरीज होती थी, उनके जो बर्तन होते थे, उनको इस्तेमाल करना और पहनने की इजाज़त इन लोगों को दी जाती थी। एट दिस टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, समाज के अंदर ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती है क्योंकि लोग पढ़े लिखे समझदार हो चुके हैं। ऐसी कुरीतियाँ उस टाइम पीरियड पे चला करती थी, इसलिए हमारे लिए ज़रूरी थी। और यहाँ पे वो गांव देख सकते हैं, रात में गांव के और शहरों के बाहर नहीं जा सकते थे, मतलब रात में तो वो निकल ही नहीं सकते थे। दीज ऑल द मेन प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति। और मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी आपको जानने को मिलेगी। चांडालों के बारे में आपको समझ में आ चुका होगा क्योंकि आपको पता था कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी जब हड़प्पा सभ्यता का इतिहास पढ़ा था तो उसने हड़प्पा सभ्यता का इतिहास पढ़ने के लिए चाइनीज़ और बौद्धिस्ट यात्री जो उस टाइम पीरियड पे आए थे उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों से उन्होंने स्टडी करने की कोशिश करी थी कि क्या हड़प्पा सभ्यता जैसी पुरानी सभ्यता सही मायने में इन लोगों ने देखी थी या लिखी थी। तो चाइनीज़ और बौद्धिस्ट ट्रैवलर से हमें कुछ समझ में नहीं आया था। लेकिन क्योंकि समाज के अंदर चांडालों का ये काम होता था, समाज के अंदर चांडालों ने ये सारे काम करते हुए ब्राह्मणों ने बनाए थे। इसका सबूत हमें मिल जाता है। इसका सबूत हमें देख सकते हो, यहाँ पे लिख रखा है जुआन फा जियान और जुआन जैंग, ये दो व्यक्ति थे जो चाइनीज़ ट्रैवलर थे जो भारत में उस टाइम पीरियड पे आए थे। अब इसका एग्जैक्टली टाइम पीरियड अगर आपको जानना है तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। लगभग टाइम पीरियड विकिपीडिया पे बता रखा है कि ये जो 2nd सेंचुरी BC के टाइम पीरियड में ये लोग आए थे। तो ये सेकेंड चाइनीज़ बुद्धिस्ट आप देख सकते हो, चाइनीज़ बुद्धिस्ट मंक जो उस टाइम पे आए थे, जिन्हें आप क्या बोलते हैं, जिन्हें आप फा जियान बोलते हैं। फा जियान ने बोला कि अनटचेबल ऐसा सिस्टम उस टाइम पीरियड पे हमने चांडालों का देखा था कि जब भी वो सड़क पे जाते थे तो थाली बजाकर निकलते थे। थाली बजाकर इसलिए निकलते थे कि आप नोटिस करें कि अगर वो थाली बजा रहे तो समाज के दूसरे वर्गों को समझ में आ जाए कि चांडाल लोग गली से निकल रहे हैं, और चांडाल लोग गली से निकल रहे हैं तो लोग ऐसा कहते थे कि चांडाल लोगों को अगर देख भी लो तो भी आप अछूत हो जाते थे। तो ये क्या कहते हैं, किन्होंने बताई ये चीज़? फा जियान ने बताई। तो आप जियान से मुझे कार्टून याद आ गया, लेकिन आप वहाँ मत जाइएगा। लेकिन यहाँ पे चाइनीज़ बुद्धिस्ट ने क्या बताया कि चांडालों के साथ ऐसा होता था कि सड़कों पे वो जा रहे तो ताली बजा के जाते थे। आज के टाइम पीरियड पे कोई जाएगा तो वो कहेंगे कि पागल हो गया कि ऐसा काम क्यों कर रहा है, लेकिन ये चीज़ उन्होंने देखी थी समाज के अंदर। दूसरा जो आप देख सकते हैं, दूसरे जो जुआंग जैंग जो थे, दूसरे चाइनीज़ तीर्थयात्री थे, उन्होंने कहा था कि समाज के अंदर आप देखेंगे कि चांडाल लोग जो मैला ढोते थे या मरे हुए लोगों के कपड़े या ऑर्नामेंट्स पहनते थे, तो वो आप देखेंगे समाज के अंदर उनको शहर से बाहर रहने पर मजबूर किया जाता था। ये कितना ज़्यादा बुरा है, मतलब ये व्यवस्था किस हिसाब से ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई, उन पे क्या लीगल राइट्स से चीज़ें बनाने के। तो ये एक तरीके का क्वेश्चन खड़ा होता है समाज के अंदर, जो धीरे धीरे समाज में ख़त्म हुआ था जब बुद्धिस्ट आए थे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दूसरा एक और तरीका था प्रॉपर्टी को रखने का। आप नोटिस करेंगे, हमने अभी महाभारत के अंदर क्या पढ़ा था, अभी हमने महाभारत के अंदर पढ़ा कि अगर प्रॉपर्टी लेने का अधिकार अगर है तो किस हिसाब से होता था। आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे पांडवों के बीच में और कौरवों के बीच में एक तरीके का युद्ध हुआ था, और युद्ध से पहले युद्ध के बाद भी क्या कहते हैं, जब उनको अपनी जगह मिल गई थी तो कौरवों और पांडवों के बीच में खेल हुआ था। उसे बोलते हैं हम लोग डाइस का गेम, जैसे हम चौरस बोलते हैं। तो उस गेम के अंदर आप देखेंगे दुर्योधन जीत गया, और दुर्योधन ने प्रॉपर्टी प्राप्त कैसे करी। दुर्योधन ने किसान, मजदूर, ज़मीन, जंगल, इवन उनकी पत्नी द्रौपदी, उनके भाइयों के गुलामी, इवन खुद वो बिक गए उस गेम के अंदर। तो प्रॉपर्टी गेन करने का ये एक तरीका देखा गया था कि समाज में अगर प्रॉपर्टी गेन होती थी तो ऐसा एक तरीका भी होता था कि इस तरीके से प्रॉपर्टी गेन होती थी। लेकिन आपने ये देखने की कोशिश करना है, ये चीज़ें एट प्रेजेंट टाइम पे भी हम देख सकते हैं। जब लोग जुआ हार जाते हैं तो अपने घर की, अपनी ज़मीन, जायदाद, दौलत सब जुए में हार जाते हैं ना, तो इस तरीके से दूसरा पक्ष भी ज़मीनों का मालिक हो जाता है, दूसरा पक्ष भी ज़मीनों को ले लेता है। तो सेम ऐसा ही उस टाइम पीरियड पे भी होता होगा।
जो हम एट प्रेजेंट टाइम से कंपेयर करें तो बिल्कुल पास्ट फ्यूचर में रिपीट ज़रूर होता है। और दूसरा, एक्सेस टू प्रॉपर्टी में आप पैटर्नली सिस्टम तो आपको पता है कि फादर के मरने के बाद औधा ही सही पर ज़मीन और जायदाद का हिस्सा फादर के मरने का बेटे को मिलता है। बेटी पराया धन होती है और पराया धन होने के बाद वो कहाँ चली जाती है, अपने ससुराल में। तो इसीलिए आप देखेंगे एक्सेस टू प्रॉपर्टी में पैटर्नली सिस्टम में फादर की सारी प्रॉपर्टी, माता पिता की सारी प्रॉपर्टी लड़के को मिलती है। लेकिन लड़की को क्या मिलता है, लड़की को मिलता है स्त्री धन। आपको पता होगा बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझे सुखी संसार मिले, है ना। तो ये वाला सिस्टम जो होता है ना, इस टाइम पीरियड में जब लड़की की शादी हो रही होती है तो समाज के अंदर ये चीज़ें बोली जाती थी कि अगर जो लड़की की प्रॉपर्टी होगी, जो लड़की के पास मिलेगा, वो क्या मिलेगा, उसका स्त्री धन। स्त्री धन क्या होगा वो अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन एक्सेस टू प्रॉपर्टी में वर्ण व्यवस्था के हिसाब से नहीं, जेंडर के हिसाब से लड़के को क्या मिलेगा, लड़के को कैसे प्रॉपर्टी मिलेगी और लड़की को कैसे प्रॉपर्टी मिलेगी, यहाँ पे उस पर फोकस करा गया। इवन धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के अकॉर्डिंग तो यहाँ तक बताया गया है कि अगर स्त्री धन, अगर स्त्री अपने पास अपने माता पिता के द्वारा प्राप्त किया गया धन भी अपने पास रखती है तो भी ये पाप है, जबकि शादी के बाद तो सब कुछ उसके हस्बैंड का हो जाना चाहिए। वाह, क्या क्या चीज़ें बता रखी थी इन लोगों ने, रूढ़िवादी चीज़ें थी जो मुझे लगता है कि सही नहीं थी उस टाइम पीरियड पे। तो ये चीज़ें आप देखेंगे कि मनुस्मृति में बहुत सारी चीज़ें बताई गई है। मनुस्मृति में बताई गई है अगर किसी पुरुष को धन अर्जित करना है तो 7 तरीके बताए गए हैं, और उसके बाद स्त्री को अगर कोई धन अर्जित करना है तो 6 तरीके बताए गए हैं। मतलब ये सही तरीके हैं जिनके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि मनुस्मृति जो थी उस समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती थी। एक तरीके का धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र मनुस्मृति को आप कह सकते हैं, ये आपकी बुक के अंदर है। और कहीं कहीं हमने ये भी देखा था, जो आप ये देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय की जो बेटी थी प्रभावती गुप्ता, उनकी शादी के बाद उनके हस्बैंड के मरने के बाद प्रभावती गुप्ता को भी ज़मीन का हिस्सा मिला था। तो यहाँ से ये देखा गया था कि कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, ब्राह्मणों की जो नीतियाँ थी कहीं कहीं चलती भी नहीं थी। इससे ये समझ में आता था कि समाज के अंदर जो बड़ा वर्ग होता था, अमीर वर्ग होता था, वो समाज के अंदर स्त्रियों को बड़ी पोस्टों पे रखना मान्यता रखता था, जबकि छोटी जात के लोग, छोटी सोच के लोग, जो पढ़े लिखे समझदार नहीं होते, वो सोचते हैं कि ये रिचुअल बहुत पुराने चलता आ रहा है तो हमें कहीं ना कहीं ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं एक जगह पे जहाँ पे इसको माना जा रहा है, वहीं दूसरी जगह पे इसको नहीं भी माना जा रहा है। ऐसे हमें एग्जाम्पल देखने को मिल रहे हैं जो हमें कहीं ना कहीं लैंड ग्रांट में, हमने पहले भी इसमें पढ़ लिया था कि प्रभावती गुप्ता एक एग्जाम्पल है जहाँ पर उनके हस्बैंड के बाद उनकी प्रॉपर्टी मिली थी जबकि उनके बच्चों को मिलनी चाहिए थी। तो क्यों मिली थी उसके पीछे हमने रीज़न बता दिया था। ये वाला पार्ट ज़रूर पढ़ लीजिएगा, स्त्री और पुरुष को किस प्रकार का धन मिलता था। तो यानी कि आपकी बुक के अंदर क्या बताया हुआ है, आपकी बुक के अंदर संपत्ति प्राप्त करने के लिए मापदंड बताए हुए 2 तरीके के। कौन से 2 तरीके के, एक तो जेंडर बेस यानी कि मेल एंड फीमेल को कैसे मिलना चाहिए धन, और दूसरा है वर्ण बेस। वर्ण कौन से हो गए, ये वर्ण। आपको पता है समाज के अंदर यहाँ तक ये चीज़ें बोली गई थी कि वर्ण व्यवस्था के हिसाब से भी धन अर्जित करने का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है, यहाँ पे भी देख लीजिए कि ब्राह्मण यहाँ पे खेल गए। ब्राह्मण कैसे खेल गए, उन्होंने क्या करा, ब्राह्मण ग्रंथों के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बताया कि शूद्रों का काम क्या होगा, बस शूद्रों का काम होगा व्यवसाय करना, वो भी कौन सा, सेवा का, सर्विस का काम करना है। सर्विस का किन का काम करना है, क्षत्रियों के लिए सर्विस का काम करना है, ब्राह्मणों के लिए सर्विस का काम करना है, और जो वैश्य होते हैं, जो व्यापार करने वाले व्यापारी होते हैं, इनके लिए। अब इनसे जो धन अर्जित होगा उनको आप धन रख सकते हैं, अदरवाइज आप कोई धन नहीं रख सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि वर्ण व्यवस्था के हिसाब से क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य ये तीनों वर्ग अमीर होते थे। क्यों, क्योंकि ब्राह्मण जो होते थे उनको धन अर्जित करने का तरीका था। कोई बंदा उनको प्रॉपर्टी दान देता है, गुरु दक्षिणा दान देता है, या मैं कह सकता हूँ उनके घर में किसी ने शादी करवा दी, किसी पुरोहित राजा ने या पंडित ने, तो आपको देखते हैं कि वो ज़मीन उनको मिल जाती है। ऐसे अगर शूद्रों को कोई ज़मीन दे रहा होता है तो उन्होंने कहा ना, ये नहीं चलेगा, ऐसा ब्राह्मणों में, धर्मशास्त्रों में, धर्मशास्त्रों में नहीं लिखा हुआ। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन उस समय होता था। तो आप नोटिस करेंगे मतलब यहाँ पे हर जगह शूद्रों को ही दबाया जा रहा है। तो इस हिसाब से देखा गया कि वर्ण व्यवस्था के अंदर जो हिंदू रीति रिवाज है, रूढ़िवादी सोच है, वो बहुत ही ज़्यादा जकड़ती जा रही है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ब्राह्मणों ने इन चीज़ों को फॉलो करने के लिए अपने किंगडम में, अपने राज्य में बोला कि सभी लोगों को कहो कि भैया इन्हें फॉलो करवाए। फॉलो करवाने के मैंने तरीके बताए थे, वो आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर, जो हमने लास्ट पार्ट में बताया। लेकिन यहाँ से आई लव दिस पर्सन,
आप सभी को पता है गौतम बुद्ध ने इसका अपोज करा। इन्होंने कहा समाज के अंदर ऐसा नहीं चलना चाहिए। ये कौन होते हैं ब्राह्मण लोग जिन्होंने ये सारे रिचुअल्स बनाए हैं, और बेचारे जो बेचारे शूद्र हैं वो कभी भी अमीर होंगे नहीं, वो कभी भी ब्राह्मणों के जैसे बन ही नहीं पाएंगे। तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो ऐसे कर्म कांडों को ख़त्म करने के लिए नए धर्म का उदय होता है, जैसे आप बुद्धिज़्म बोलते हैं। 4 पार्ट के अंदर आप इसे ज़्यादा डीपली पढ़ पाएंगे, लेकिन मैं मोटा मोटा आपको समझाने की कोशिश कर देता हूँ कि गौतम बुद्ध ने बुद्धिज़्म जो बनाया था, उन्होंने कहा था कि जिस तरह से ब्राह्मण ने ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ की पॉलिसी निकाली है वो बिल्कुल गलत है। कोई भी इंसान जन्म से अमीर और गरीब नहीं पैदा होता है, वो उसकी किस्मत पे डिपेंड करता है। अब वो शूद्र के घर में पैदा हुआ तो वो उसकी गलती नहीं है, वो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ तो वो लकी हो गया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देके बताने की कोशिश करी वर्ण व्यवस्था के बारे में। उन्होंने कहा कि मतलब शूद्रों के लिए एकमात्र धन अर्जित करने का तरीका सिर्फ व्यवसाय है, और क्या कहते हैं ब्राह्मणों के लिए, वो क्षत्रियों के लिए, वैश्यों के लिए व्यापार भी कर सकते हैं। क्षत्रिय लोग किसी से युद्ध लड़के किसी की ज़मीन भी कब्जा सकते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं वो किसी ज़मीन अर्जित भी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। और शूद्रों के लिए सिर्फ सेवा, ये क्या है भाई, अकेले अकेले आप ऐसा कर रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे गौतम बुद्ध ने बहुत अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करी कि उच्च स्थिति जो है ये सही तरीका नहीं है। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने एक चीज़ बताने की कोशिश करी। अभी मैं बता देता हूँ उन्होंने क्या बताने की कोशिश करी, लेकिन उससे पहले हम ये वाला पार्ट समझ लेते हैं। ये वाला पार्ट भी आपके पेपर के अंदर पूछा गया। ये क्या पूछा गया, अभी आपने कितना समझा, अभी आपने समझ लिया, अभी आपने समझा क्या कि वर्ण व्यवस्था के हिसाब से 2 ही तरीके से ज़मीनें या प्रॉपर्टी या पैसा या कुछ भी अर्जित किया जा सकता है। पहला था जेंडर बेस, इसमें मैंने स्त्री धन और पैटर्नली सिस्टम आपको समझा दिया, उसमें अपवाद भी समझा दिया। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ वर्णा के हिसाब से ये भी बताया गया कि मतलब किन लोगों को धन अर्जित करने का क्या क्या तरीका होता है। इसके विरुद्ध में आप देखेंगे गौतम बुद्ध ने क्या बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने इन लोगों को, शूद्रों को बेस ऑफ बर्थ बोल दिया कि ये तो दैवीय प्रणाली है, डिवाइन ओरिजिन है, और सभी लोगों को समाज में ये मानना पड़ेगा। ये बिल्कुल गलत था। गौतम बुद्ध ने बातें बोली। और तीसरी बात ये भी बोली गई, तीसरी बात क्या बोली गई, अगर आपको याद हो हमने 2nd चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि समाज के अंदर साउथ के इलाके में चेरास, चोलास, पांड्यास, नए नए चीफ और चीफडन यानी कि सरदार और सरदारियों का उदय होने लग गया था। तो जब सरदार और सरदारियों का उदय होने लग गया तो समाज के अंदर 2 टाइप के लोगों को बांटा गया। कौन से 2 टाइप लोगों को बांटा गया, एक टाइप के लोग वो होते थे जो समाज के अंदर कहते थे, जिन्हें हम क्या बोलते थे, जेनरस मतलब दानशील लोग। मतलब ज़मीन का टुकड़ा अगर किसी राजा के पास है, किसी राजा के पास है, तो इंसान वो दानशील होगा जो ज़मीन के टुकड़े को बांट दे, और बांटने के बाद समझ रहे मतलब दान दक्षिणा दे, तो वो इंसान जो होगा वो राजा, मतलब वो राजा अच्छा होगा। मतलब ज़मीनों को मैं कह सकता हूँ कि लेने का तरीका ये भी होता था। मान लीजिए कि एक राजा खुश हो गया, राजा ने किसी किसान को, किसी व्यापारी को कहा कि यार मैं तेरे काम से खुश हूँ, और क्या कहते हैं, तू क्या कहते हैं इस तरीके से ये ज़मीन का हिस्सा मेरे से खुशी खुशी रख ले। तो हिडन पर्पस क्या हुआ, हिडन पर्पस ये हुआ कि एग्रीकल्चर के लैंड को बढ़ावा देना, इसलिए लोग ज़मीनें दान दक्षिणा में देते थे। वो हमने कहाँ पे देख लिया था, वो हमने जो पहले, इससे पहले हमने पढ़ा था उसमें हमने देख लिया था कि ब्राह्मणों को प्रॉपर्टी क्यों दी जाती थी। तो मतलब उस टाइम पीरियड पर जो दानशील व्यक्ति होते थे वो समाज के अंदर अच्छे माने जाते थे, इसलिए प्रॉपर्टी प्राप्त करने का ये भी तरीका होता था। और दूसरा एक तरीका बोला गया कि वो लोग क्या कहते हैं, वो लोग जो क्या कहते हैं समाज के अंदर संपत्ति संग्रहण करते हैं। संग्रहण समझते हैं, जो लोग क्या कहते हैं समाज के अंदर संपत्ति ज़्यादा इकट्ठा करके रखते हैं, वो लोग घृणा का पात्र होते हैं। घृणा मतलब हेटर का पात्र होते हैं, समझ रहे हैं। तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, मिजरली बोलते हैं। मिजरली मतलब एट प्रेजेंट टाइम अगर आप देखें तो पुराने समय के अंदर बहुत बड़ी प्रॉपर्टियों का हिस्सा राजा के पास होता था, तो राजा ज़मीनों को दान कर दिया करता था। दान करने से वो क्या हो गया, वो दानशील हो गया और वो अच्छा माना जाएगा। जिनके पास प्रॉपर्टी का ज़्यादा हिस्सा होता था, अगर वो अपने पास प्रॉपर्टी अपने पास रखे तो लोग उसे मिजरली बोलते थे। दैट मीन्स उन्हें बोलते थे ये समाज के अंदर अच्छा नहीं है, प्रॉपर्टी को इकट्ठा करता है। मतलब एक तरीके से आप इनडायरेक्टली ये समझ सकते हैं कि समाज में ब्राह्मणों ने अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, ब्राह्मणों ने अपने आप के वेलफेयर के लिए कितना कुछ करने की कोशिश करी। मतलब एट प्रेजेंट टाइम अगर आपके 3-4 प्लॉट दिल्ली के अंदर है और 5-6 प्लॉट आउट ऑफ इंडिया में भी है और आपके इंडिया से बाहर भी प्रॉपर्टी है, तो आप ब्राह्मण ग्रंथों के हिसाब से क्या हो गया, आप घृणा के पात्र हो गए कि इतनी सारी ज़मीनें आपके पास है, आप इन ज़मीनों पर कर क्या रहे हैं। जबकि आपको क्या करना चाहिए, ब्राह्मण ग्रंथों के हिसाब से आपको इन्हें दान कर देनी चाहिए। वाह, मतलब कुछ भी हो रहा है, लेकिन क्या है कि हमें पढ़ना है, 12th क्लास में है आप, तो ये चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक जो मुझे समझ में आया उसे बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको याद हो
थोड़ा सा मैं आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन पे की तरफ लेके नहीं जा रहा, हल्का सा बता देता हूँ। समाज के अंदर जब लुईस 16 था, अगर आपको याद हो, लुईस 16 क्या करता था, लुईस 16 करता ये था, सॉरी मैंने यहाँ 17 लिख दिया, लुईस 17 तो पैदा भी नहीं हुआ था। लुईस 16 जो था उससे पहले 14 था, उसके पहले 15 था, फिर 16 था। ये समाज के अंदर क्या बोलते थे, हम तो क्या कहते हैं, एक तरीके के भगवान के भेजे हुए दूत हैं और हम आपके राजा हैं, हम आपको हमारी सारी बातें माननी पड़ेगी। शुरुआती समय में फ्रेंच में सभी लोग मानते थे वाली बातें, लेकिन धीरे धीरे जब प्रिंटिंग कल्चर आया, लोगों को समझ में आया कि सही मायने में समाज के अंदर ऐसी व्यवस्थाएं नहीं चलती थी। 9th क्लास के अंदर 3 बुकों के ऊपर फोकस करा गया है, जिसमें से जेक जैन रूसो ने लिखी है, मोंटेस्क्यू ने लिखी है, कार्ल मार्क्स ने लिखी है, और इन सभी बुकों के ऊपर फोकस कराया गया। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, स्पिरिट ऑफ लॉ, और एक और बुकें मुझे ध्यान नहीं आ रही, लेकिन 3 बुकों के ऊपर फोकस कराया गया, जिसमें बताने की कोशिश करी गई है कि राजा के बीच में और क्या कहते हैं उनकी प्रजा के बीच में रिलेशन कैसा होना चाहिए, ये सिस्टम बनाया कैसे गया था, ये सिस्टम बनाया क्यों गया था, ये बातें इन बुकों के अंदर बताने की कोशिश करेगी। 9th क्लास में अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको समझ में आएगा। सेम यही चीज़ उससे हज़ारों साल पहले, कई हज़ारों साल पहले गौतम बुद्ध ने बोल दी थी। गौतम बुद्ध ने क्या बोली थी, अब आप ये समझने की कोशिश करिए। गौतम बुद्ध ने ये बोली थी, एक तो जो ब्राह्मणों लोगों ने बेसिस ऑन बर्थ पॉलिसी की अपना रखा है कि बर्थ के हिसाब से अब शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण होंगे, ये बिल्कुल गलत है। ये चीज़ें एक तो इन्होंने गलत बताई। दूसरा उन्होंने क्या बताया कि सामाजिक अनुबंधन का मतलब समझते क्या होता है। सामाजिक अनुबंधन का मतलब ये होता है कि समाज के अंदर हमने क्या करा, समाज के अंदर मान लीजिए कि विजय नाम का एक बंदा था, सॉरी गलती से अपना नाम लिख लेता हूँ, लेकिन आप समझने की कोशिश करिए। और समाज के अंदर कुछ ऐसे ऐसे लोग थे, तो होता क्या था, सोशल सिस्टम यानी कि सामाजिक अनुबंधन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन्हें बोलते हैं। इसका मतलब समझिए, मान लीजिए कि अशोक के बीच में और क्या कहते हैं अमरिंदर के बीच में किसी प्रकार की लड़ाई हो जाती है। अब अशोक के बीच में, अमरिंदर के बीच में अगर किसी प्रकार की लड़ाई होती है, तो इस टाइम पे इनकी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए समाज के अंदर कोई नहीं होता था। तो होता क्या था कि अशोक और अमरिंदर के बीच में अगर डिस्प्यूट सॉल्व हो रहा है, तो उसके बीच में डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए विजय नाम का एक बंदा था, और वो क्या करता था कि एक तरीके का उनको क्या कहते हैं समाज के अंदर उनकी हेल्प कर देता था कि भाई आप में से ये गलत है, ये सही है। तो इसके बदले में ये लोग क्या करते थे, पैसा तो था नहीं समाज के अंदर उस समय पे, पैसा जैसी चीज़ें होती नहीं थी, तो ये लोग दान में उन्हें धान दे दिया करते थे, धान मतलब गेहूँ या चावल दे दिया करते थे। तो ये एक तरीके का सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट था। और धीरे धीरे करके यही व्यवस्था जो थी राजा में और प्रजा में बदली, यानी कि राजा और प्रजा में इसलिए बनाई गई कि समाज की व्यवस्था को चलाने के लिए जनता ने कहा कि भाई हमारे फैसलों को लेने के लिए किसी एक बंदे को नॉमिनेशन रखना चाहिए। इससे फिर पद बने, फिर जनपद बने, फिर महाजनपद बने। लेकिन गौतम बुद्ध ने बोला कि समाज के अंदर ये एक तरीके का सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, ऐसा नहीं था कि ये फिक्स हो जाएगा और सभी लोगों को यही मानना पड़ेगा। तो समाज में क्या कहा गया, समाज में इस चीज़ को सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहा गया। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे बिहाफ पे आज हम क्या करते हैं, आज हम यही तो करते हैं। ये त्रिपिटका उनकी क्या कहते हैं, एक तरीके का मैं बोल सकता हूँ बास्केट है। क्लास 6 के अंदर हम त्रिपिटका में विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्लास 4th के अंदर और चैप्टर 4th के अंदर। लेकिन इन तीनों बुकों में से बताने की कोशिश करेंगे सूत पिटका के अंदर। सूत पिटका एक तरीके का आप देख सकते हैं एक सीरीज़ है, जिसमें बुद्धा और उसके फ्यू क्या कहते हैं क्लोजेस्ट डिसाइपल थे, जिन्होंने बताने की कोशिश करी कि समाज के अंदर बदलाव किस हिसाब से किया जाता है। उनमें से एक कहानी को उठाया गया है और कहानी को उठा के समझाने की कोशिश करी कि राजा द्वारा प्रदान की गई सेवा, मतलब राजा जो भी सर्विस देता है अपनी जनता को, उसके बदले में क्या कहते हैं कर जो होता है उसका भुगतान किया जाता है, दंड में हम टैक्स देते हैं। और इस हिसाब से राजा जो है, मैं कह सकता हूँ एक तरीके का ऐसा सिस्टम बन गया किंगशिप का, जिसमें लोग जो है अपना सिस्टम चला रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये चीज़ें आप यहाँ से भी देख सकते हैं, मतलब श्री कृष्ण जी भगवान थे, लेकिन वो भी तो कहीं के राजा थे, जनता उनसे खुश थी, लोग उनको टैक्स देते थे और जब जाके सिस्टम चल रहा था। लेकिन अगर आप जनता के ऊपर ऐसी ये वर्ण व्यवस्था का सिस्टम थोप देंगे और जनता को, बेचारों को, शूद्रों को अलग कर देंगे, अपने आप को ऊपरी लेयर पे चले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे गौतम बुद्ध ने बोला कि आप जब चाहे ऐसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। जब चाहे आप ऐसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी है, दिस इज़ कॉल्ड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब यानी कि 5 साल का जो हमारे सरकार के बीच में, जनता के बीच में सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो है, मतलब जब सरकार को लगता है, जनता को लगता है कि सरकार हमारे खिलाफ है, तो हम क्या करते हैं,
जनता वोट देती है और सरकार को हटा देती है। लेकिन समाज के अंदर उस समय वो व्यवस्था बिल्कुल जटिल हो चुकी थी। उस समय लोग इतने बड़े लेके समझदार नहीं थे, इसलिए ये चीज़ें फॉलो हो रही थी। अब महाभारत के टाइम पीरियड पे ये बताया गया है कि इतिहासकार बताते हैं कि महाभारत के अंदर उस समय पे अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल कराया जाता था भाषाओं के लिए, लेकिन संस्कृत भाषा उस समय पे सबसे ज़्यादा यूज़ होती थी और इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल उस समय पे लैंग्वेज के रूप में होता था। लेकिन संस्कृत टेक्स्ट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता था, संस्कृत लैंग्वेज सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती थी, क्योंकि आप देखेंगे पुरोहित लोग, मतलब मोस्ट क्या कहते हैं, दूसरे एलाइट्स और प्राइस लोग जो होते थे, अलग अलग क्या कहते हैं खास विशिष्ट लोग जो होते थे, वो संस्कृत लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफर करते थे। इसलिए आप देखेंगे संस्कृत के अंदर ही जो है आपके महाभारत जो है वो चीज़ें जो है लिखी गई थी। तो भाषा के बारे में आपको ज़्यादा जानने को इसमें यही मिलेगा। उस समय हिंदी नहीं थी, इंग्लिश नहीं थी, लेकिन पाली, तेलुगु, तमिल, संस्कृत, प्राकृत ये भाषा उस समय में बोली जाती थी। और जो संस्कृत आज की संस्कृत है, उस संस्कृत से वो थोड़ी सी मैं कह सकता हूँ ओल्ड संस्कृत थी वो। आज की संस्कृत तो फिर भी आप थोड़ी बहुत पढ़ सकेंगे, लेकिन उस समय भी संस्कृत जो है धीरे धीरे करके एडवांस होने लग गई है आज की संस्कृत। लेकिन पुरानी संस्कृत ऐसी थी कि लोग उस समय पे बोल सकते थे। ठीक है, तो ये है। अच्छा, अब हम अगली बुक के अगले लास्ट पार्ट के अंदर, जो इसका वीडियो का लास्ट पार्ट आएगा, उसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आख्यान और यहाँ पे क्या कहते हैं उपदेशात्मक ये चीज़ें होती क्या है। मतलब आप देखने की कोशिश करें कि महाभारत की जितनी भी स्टोरी थी उसमें उपदेशात्मक भाषाओं का इस्तेमाल किया गया था। समाज के अंदर आप देखेंगे वेद व्यास के बारे में और गणेश के बारे में थोड़ी सी चीज़ें डिस्प्यूटेड दे रखी हैं चैप्टर में, तो वो भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको समझ में आएगी बेसिक बातें। चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर आप इसे रियल लाइफ से कांटेक्ट करके चलेंगे तो आपको बहुत आसानी से आपकी जड़ बुद्धि जो है सद्बुद्धि में बदलने की कोशिश करेगी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। दिस इज इट इन दिस वीडियो एंड तक पसंद आई है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए। और साथ में अगर आप समझ रहे हैं कि क्या करना है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है। मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे फिल करिए और आप मेरे से लाइव भी पढ़ सकते हैं। दिस इज इट इन दिस वीडियो।